बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मदर अमीन चक्को का आज का हमारा प्रोग्राम डॉक्टर गज़नफ़र अली वटू साहब से है, जो काफ़ी दिनों के बाद लोगों की ख्वाहिशात पर हमने आज उनसे टाइम लिया। बहुत मुश्किल खसूसी टाइम उनका मिला है कि मसरूफियत की वजह से। आज हमारा मुकम्मल प्रोग्राम जो होगा वो गंदम पर होगा। गंदम के पहले 25 दिन, 75 दिन और आखिरी। और इसके साथ मैं अभी बताता चलूँ डॉक्टर साहब से कि आप वीडिसाइड के बारे में भी बताएं कि किस वक्त वीडिसाइड करनी है। इसी पहले नंबर पर अपना तारफ़ कराएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मज़र साहब, वीट के हवाले से आपने एक बड़ा अच्छा जो है वो टॉपिक का आपने इंतखाब किया है। स्पेसिफ़िकली वीट के हवाले से हमारे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है, जो कि इसकी पैदावार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। आम तौर पे हम इन्हें वो फैक्टर या वो अवामिल कहते हैं जिनका अगर काश्तकार को अगर उसके ऊपर वो उसको ओवरकम नहीं कर सकता तो कम से कम उसको उसकी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ये अवामिल हैं जो गंदम की पैदावार के ऊपर इब्तदाई दिनों में ख़ास तौर पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। और इससे तो पहले अपना तारफ़ मुकम्मल करवा जी, दें डॉक्टर साहब। गज़नफ़र अली नाम है और ट्री केयर प्रोफेशनल्स के नाम से कंसल्टेंसी का हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहले वीट का जो प्लांट है, इसके जो पार्ट्स हैं उसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करवा देते हैं कि वीट प्लांट के पार्ट कौन कौन से हैं और इसकी ग्रोथ इब्तदाई स्टेजेस में कैसे कैसे शुरू होती है और उसके बाद वाले जो इसके आने वाले इसके पार्ट्स हैं या इसके जो प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। जी तो सर। वीट का जो प्लांट है, इसके जो मेन जो है वो तीन हिस्से हैं उसका। पहली चीज़ उसका जो है वो सीड है, देन उसका सीड टिलर से मुराद? बीज। सीड से मुराद क्या? अच्छा सीड, नहीं, मोटा सीड, जी बारीक सीड? बिल्कुल, सीड के जो पैरामीटर हैं, कच्चे बीज के जो पैरामीटर हैं, वो एक अच्छा बीज जो है वो इसकी बेस अच्छी बनाता है गंदम की फसल की। और दूसरी चीज़, इसके जो जब इसकी ग्रोथ शुरू होती है, बीज की हम बुवाई कर देते हैं, इसकी जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने के लिए ये कुछ पौधे जो हैं ये मैंने निकाले हैं, इसको आपको दिखा के इसकी जो है ना ये एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये सीड है वीट का। ये एक दफ़ा ज़रा आप पकड़िएगा अपने हाथ में। ये वीट का एक सीड है। सीड से दो चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। ये एक इससे जो है ये स्टेम निकलता है जिसे हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और दूसरा सीड से जो है वो रूट्स निकलती हैं। रूट्स इसमें से जो हैं वो डायरेक्ट सीड से निकलने वाली रूट जो है वो दो किस्म की हैं। एक ये वाली हमारी रूट है डायरेक्ट लंबी जड़ जो डायरेक्ट सीड से निकल रही है, ये इसकी प्राइमरी रूट है। और ये जो बाकी साइड में ये जो रूट्स छोटी छोटी निकली हुई हैं, ये हमारी जो हैं ये इनको सेमिनल रूट्स बोलते हैं। दूसरा ये जो इसका स्टेम है, जब इसकी ग्रोथ शुरू होती है तो ये कुछ फासले के ऊपर ऊपर जाकर ये यहाँ पे जिस तरह ये आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो ये जी जी, नज़र आ रहा है। इस स्टेज के ऊपर जाके जो है ना ये यहाँ पे क्राउन बनाता है। क्राउन मुराद ये कि वो जगह जहाँ से नए तने, नए शगुफ़े जो है वो निकलने होते हैं, वो यहाँ से निकलने होते हैं? वो यहाँ से भी निकलते हैं। और डायरेक्ट जो ऊपर वाले ये जो पत्ते बने हुए हैं, इन पत्तों के जो एक्सिस हैं, इन पत्तों की इस एरिया को हम एक्सिस बोल रहे हैं। इसके अंदर आंखें होती हैं जिनको हम बड बोलते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं। तो ये एरिया जो है ना ये क्राउन है, क्राउन कहलाता है। इस क्राउन के ऊपर जो है वो बड बने होते हैं जिनको हम आंखें कहते हैं। इन आँखों से जो है वो पहले तो मेन हमारा स्टेम निकलेगा गंदम का जो है, उसके बाद इन आँखों से मज़ीद भी यहाँ से जो है वो तने निकलेंगे, जो के बाद में ऊपर जाके जो है वो सिट्टा बनाएगा ये हर इसको तना। टिलरिंग कहते हैं? हाँ टिलरिंग। बिल्कुल, टिलर कहते हैं, लेकिन आम लोगों के समझने के लिए मैं तने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा जी हूँ जी। कि ये यहाँ से निकलने वाला जो भी तना होगा, जिसको आप टिलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जिसके लिए आप ये तना यहाँ से जो निकलेगा, मज़ीद तने निकलेंगे, वो ऊपर जाके एक एक तने ने एक एक सिट्टा जो है वो बनाना है जो है। ये तना कितने दिन बाद ये फैसला गंदम करती है? जी, ये तकरीबन आप इस तरह समझ लें कि तकरीबन 15 दिन बाद जो है ना ये यहाँ से नए जो है बड इसके ऊपर जो है क्राउन के ऊपर जो है यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। और इन बड से जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है वो नए यहाँ से शाखें निकलेंगी। ये दूसरा मुझे दिखाएं।
अब इस क्राउन से भी डायरेक्ट रूट्स जो है वो निकलती हैं, यहाँ से नई शाखें भी निकलेंगी और यहाँ से नई जड़ें भी निकलेंगी। यहाँ से नई निकलने वाली जो जड़ें हैं उनको हम क्राउन रूट्स बोलते हैं। ये सारी की सारी जड़ें जो हैं, ख़ास तौर पे जो मेन स्टेम, इससे एक तो ये मेन स्टेम जा रहा है, आप ये देख रहे हैं कि जिससे इसकी पूरी की पूरी पौधे के स्ट्रक्चर बनी है, ये अपनी खुराक इस नीचे वाले हिस्से से जो है ये ले रहा है। जब इससे मज़ीद यहाँ से तने निकलेंगे तो वो ये क्राउन जो है ये अपनी यहाँ से मज़ीद जो है ये जड़ें भी बनाएगा, जिनको हम क्राउन रूट्स बोलते हैं। शुरू में ये नए निकलने वाले तने जो हैं इस मेन तने के ऊपर जो है या क्राउन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे जो है, और बाद में जैसे ही क्राउन अपनी जो है ये रूट्स बना लेगा तो फिर ये डायरेक्टली जो है इन रूट से जो है ये खुराक लेनी शुरू कर देंगे। इन तनों से जिस तरीके से ये मेन इसका स्टेम जा रहा है, इन तनों से जिस तरीके से यहाँ से एक स्टेम निकले, ये दूसरा प्लांट दे मैं थोड़ा सा साथ जोड़ के दिखा देता हूँ क्योंकि अभी ये स्टेज हमारे पास मौजूद नहीं है। ये यहाँ से ये वाला जो क्राउन वाला पोर्शन है, यहाँ से आप इस तरह समझें कि ये एक और मज़ीद जो है यहाँ से तना निकला है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी तकरीबन पोजीशन होगी। ये यहाँ से मज़ीद तना निकलेगा जिसको हम जो है वो आम ज़ुबान में अगर लोग इसको समझते हैं टिलर भी बोलते हैं। और इस तरह समझे कि ये तना ऊपर जाके बाद में जो है हर तने ने एक सिट्टा बनाना होता है। तो जितने तने जो है यहाँ से इस मेन क्राउन से निकलेंगे, ये तमाम के तमाम अगर मैं बिल्कुल सादा ज़बान इस्तेमाल करूं तो ये ए ग्रेड के टिलर होंगे। ए ग्रेड के टिलर या ए ग्रेड के तनों से मुराद वो है कि ये तमाम के तमाम वो वाले हमारे तने होंगे जिनके सिट्टे के ऊपर सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो दाने नहीं गुंडियाँ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या स्पाइकलेट आप उसे कह लें अगर आप लोग समझते हैं उसे तो। दोनों ज़बानों में समझाते जाएं, इंग्लिश में उर्दू में, पंजाबी में। जी बिल्कुल। तो ये वो वाले हमारे इस एरिए से डायरेक्ट हमारे क्राउन से जितने भी हमारे जो टिलर निकलेंगे डायरेक्ट इस एरिए से, ये वो वाले होंगे जिसमें एक एक सिट्टे के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो घुंडियाँ मौजूद होंगी, स्पाइकलेट हमारे जो है वो मौजूद होंगे। और उसके बाद देन नेक्स्ट फेज़ शुरू होती है हमारी जो है। अब एक टिलर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ। अच्छा, दूसरे हमारे टिलर एक यहाँ क्राउन से भी निकलेंगे और दूसरे यही टिलर जो है ये कोलियोप्टाइल जिसे हम बोलते हैं, ये तना जो है मेन जो बी से निकलने वाला तना था जिसने ऊपर जाके जो है वो क्राउन बनाया है, इससे भी बिल्कुल ऐसे इसी पोजीशन में, ये अगर आप जूम करके बताएं तो ऐसे ही इससे भी टिलर निकलेगा। ये भी एक सेहतमंद टिलर होगा जिसने ऊपर जाके अपने जो सिट्टा बनना है उसके अंदर सबसे मैक्सिमम तादाद के अंदर इसने जो है वो घुंडियाँ बनानी हैं। इन सब को हम जो है वो प्राइमरी या हम उनको बुनियादी शगुफ़े या बुनियादी तने, बुनियादी सिट्टे, जो भी लफ्ज़ आप इसमें इस्तेमाल कर लें, या बिल्कुल सादा ज़बान में समझने के लिए सबसे ज़्यादा दानों वाले सिट्टे जो निकलेंगे वो या इस एरिए क्राउन से निकलेंगे या इससे नीचे वाला ये जो स्टेम है जी बिल्कुल यहाँ से दाने पड़े हैं वहाँ से निकला है। जी बिल्कुल, ये दो एरियाज़ हैं और इनकी पोजीशन ऐसे बनेगी जिस तरह ये मैं आपको सादा से तरीके से ये जोड़ के ये चीज़ दिखा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ से इन दोनों पॉइंट से ये ऐसे ही निकलेंगे। तो ये हमारी होगी यहाँ से ये जो निकलने वाले हमारे शगुफ़े, इनको हम कहेंगे प्राइमरी टिलर या बुनियादी शगुफ़े। अब ये जो बुनियादी शगुफ़े हैं इनके अंदर से भी जिस तरीके से आप ये समझ लें कि ये हमारा एक बुनियादी शगुफ़ा निकला है, इन बुनियादी शगुफ़ों के अंदर से भी जो है वो शगुफ़े निकलेंगे जो है। ठीक है। अब जिस तरीके से अगर ये एक बुनियादी शगुफ़ा निकला है तो इसके अंदर से जो ये हमारे शगुफ़े निकलेंगे तो इनको हम सानवी शगुफ़े कहेंगे। यानी इनमें जो सिट्टा बनाना है, इन्होंने ऊपर जाकर जो हेड बनाना है, उसके अंदर जो स्पाइकलेट की तादाद है या घुंडियों की जो तादाद है वो बुनियादी शगुफ़ों की निस्बत कम होगी जो है। तो ये इसी तरीके से प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। इसका तने बनाने का या टिलर बनाने का अमल जो है इसी तरीके से इसमें जारी रहता है। अब इसमें दूसरी फेज़ आ जाती है मेन स्टेम के ऊपर। अब मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। हर टिलर के अंदर यही प्रोसेस जो है वो चल रहा था जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, एक टिलर को हाथ में पकड़ के। ये लीजिएगा। अच्छा, अब एक जो हमारा तना है जिसको हम टिलर बोल रहे हैं, बार बार मैं उसको ये आसानी के लिए बता रहा हूँ कि इस तने ने ऊपर जाके जो है वो एक तने ने एक सिट्टा बनाना होता है। इसके ऊपर जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो है ना, इनको हम फाइलोक्रोन्स बोलते हैं। फाइलोक्रोन्स वो टाइम है जिसके अंदर एक पत्ता जो है वो निकल के मुकम्मल अपनी शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है जो है। एक फाइलोक्रोन के लिए
हमें जो टाइम चाहिए उसको हम अपनी ज़बान में डिग्री डेज़ बोलते हैं। और अगर हमने डिग्री डेज़ का अंदाज़ा लगाना है, ये मैं बिल्कुल मुख्तसर सा आम आदमी के समझने के लिए जो है वो चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ कि एक पत्ते को, एक फाइलोक्रोन को हमें मुकम्मल होने के लिए जो टाइम चाहिए, जो डिग्री डेज़ चाहिए, वो हमारे पास 100 होते हैं। यानी 100 हमारे पास डिग्री डेज़ होंगे तो एक हमारे पास जो है वो फाइलोक्रोन मुकम्मल होगा। इसी तरीके से 100 डिग्री ग्रेड से मैं बताता हूँ आपको। अब डिग्री डेज़ क्या होता है? डिग्री डेज़ अगर आपने मालूम करने हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपना मोबाइल निकालें, मोबाइल के ऊपर जो है वो जो टेम्परेचर, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर उस दिन का आपके पास दिया होगा, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को जो है वो ऐड करके उनका एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो वो बिल्कुल एक सादा, मैं जो फार्मूला आपको गुजारिश कर रहा हूँ, वो उस दिन के जो हैं वो डिग्री डेज़ होंगे हमारे पास जो है। तो एक फाइलोक्रोन के लिए हमारे पास, या एक पत्ते को मुकम्मल अपनी शेप बनाने के लिए हमें 100 डिग्री डेज़ ऑन एन एवरेज चाहिए होते हैं जो है। और इसके लिए अगर देखें, अब हमारे पास इसको हम एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा कि ये कैसे मुकम्मल होंगे डिग्री डेज़ हमारे पास। ये थोड़ा सा मेरे मोबाइल के ऊपर आप जो है ये चीज़ दिखाएं कि ये देखें, अब आज का हमारे पास डे है, तो हमारे पास इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 24 आ रहा है और मिनिमम टेम्परेचर हमारे पास जो है वो 29 आ रहा है। तो अगर हमने आज के दिन के डिग्री डेज़ निकालने हैं तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये 24 और 9 ये हमारे पास हो जाएगा ऑलमोस्ट 34, और इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास 17 डिग्री डेज़ जो हैं वो आज के दिन के बनेंगे जो है। जी जी। तो अगर हमने अब निकालने हैं, हमें एक फाइलोक्रोन के लिए यानी एक पत्ता मुकम्मल करने के लिए मेन स्टेम के ऊपर हमें टोटल जो है वो 100 डिग्री डेज़ जो हैं वो चाहिए होते हैं वीट प्लांट को स्पेशली जो है। तो 17 अगर इन दिनों में आज हमें एक दिन के अंदर मिल रहे हैं तो 100 पूरे करने के लिए एट लीस्ट ऑन एन एवरेज रफ अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 6 दिन हमें चाहिए जो है। 6 दिन के बाद जो है वो हमें हमारे पास जो मुकम्मल होंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास जो है लीफ जो है उसको मुकम्मल होने के लिए हमें फिर अगेन जो है वो 100 डिग्री डेज़ चाहिए, और फिर इसी तरीके से थर्ड लीफ के लिए हमें अगेन जो है वो फिर दोबारा 100 डिग्री डेज़ चाहिए। तो हर 100 डिग्री डेज़ के बाद, या दूसरे लफ्ज़ों में जो आजकल का टेम्परेचर चल रहा है इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद जो है ये इसके लीफ जो हैं वो नए से नए बनते जाएंगे जो है। तो अब इन हर लीफ का जो ये हमारे पास है, इसका मेन एक्सिस जो है, इसके अंदर बड होते हैं, इसके अंदर आंखें होती हैं जो है हर लीफ के एक्सिस के अंदर जो है। ये इन लीफ एक्सिस के अंदर जो आंखें हैं ये स्प्राउट करती हैं, ये फूटती हैं, और बाद में बिल्कुल ये एक ऐसा आने वाले दिनों में टिलर बना देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इसकी एक्सिस, जिस तरह मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, इसकी एक्सिस से बिल्कुल एक ऐसे ही एक टिलर बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब 3 पत्ते, जिस तरीके से ये है 3 पत्ते इसके मुकम्मल हो जाएंगे और चौथा पत्ता जो है वो तकरीबन मोर देन हाफ कंप्लीट होगा। अब ये जस्ट 4th आप देखें इसका निकल रहा है इसके एक्सिस में से। तो जब ये हाफ कंप्लीट हो जाएगा तो जो फर्स्ट लीफ होगा इसका, इसके एक्सिस का जो बड है इसके अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा, और वो आने वाले दिनों के अंदर एक जो है वो टिलर या एक स्टेम या एक सिट्टा बरदार साख्त जो है उसको आने वाले दिनों में जो है वो बनाएगा आने वाले दिनों के अंदर जो है। तो इसी तरीके से 4 के बाद जब ऊपर से इसका 5वां पत्ता निकलेगा तो 5वें पत्ते के टाइम जो है फिर जो सेकंड लीफ है इसके एक्सिस के अंदर जो बड है उसमें से फिर एक जो है वो हमारे पास जो है वो टिलर बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आप देखें इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा ये। इसी तरीके से 3rd के अंदर तो लास्ट टिलर को निकलने के लिए उससे ऊपर 3 पत्ते जो हैं वो चाहिए एक स्टेम के ऊपर जो है। एक स्टेम के ऊपर जो है वो जो लास्ट टिलर इसने निकालना है, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसने टिलर निकालना है तो इससे ऊपर इसको 3 पत्ते चाहिए, 1 2 और 3, ये मुकम्मल हो गया। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर ये वाला पत्ता है इसके एक्सिस में से यहाँ जो बड है इसका, अगर इसने आगे चलना है और निकल के इसने जो है वो एक टिलर बनाना है या एक तना एक बनाना है इसने, तो इसके ऊपर इसको 3 पत्ते चाहिए जो है, 3 पत्ते हों और चौथा जो है वो निकल रहा हो तो फिर ये वाला टिलर जो है वो निकलेगा। इसी तरीके से ये लीफ नंबर 3 है इसका जो है,
इस लीफ नंबर 3 अगर ये पूरी स्ट्रक्चर ये बनी हो तो इसके एक्सिस में से भी अगर एक टिलर निकलना है तो उसको भी ऊपर जो है वो 3 पत्ते चाहिए। नॉर्मली इसके जो है वो 6 से 7 पत्ते होते हैं। 5वें पत्ते के अंदर इसका जो है वो सिट्टा लिपटा हुआ होता है इसका, और छठा पत्ता जो है वो नॉर्मली गोब का पत्ता कहलाता है, यानी लास्ट इसका तीसरा। जी बिल्कुल। और लास्ट इसका जो मैक्सिमम एक के अंदर जो है ये 3 टिलर तक जो है वो एक तना हमारा जो है वो निकाल सकता है। उसके ऊपर इसको 3 पत्ते जो है वो मिल जाएंगे जो है, ठीक है जी जी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस टिलरिंग का जो है नॉर्मल जो है वो सिट्टे निकालने का मैं कह रहा हूँ, तने निकालने का प्रोसेस जो है या टिलर निकालने का प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, इस तरीके से इसके अंदर से 3 निकलेंगे। और सेम यही अमल जो है ये जो यहाँ से मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि ये जो इसका क्राउन एरिया यहाँ से अगर एक और निकला है तो हर एक के लीफ एक्सिस में से फिर और टिलर निकलेंगे जो है, ठीक है। इस बड में से अगर एक और प्राइमरी टिलर निकला है तो उसमें भी इसी तरीके से हर पत्ते के एक्सिस से मज़ीद टिलर निकलेंगे। और अगर ये जो इसका सीड से निकलने वाला स्टेप को इसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं, इसमें से डायरेक्ट अगर टिलर निकला है तो उस टिलर के अंदर भी सेम जो है इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा और गंदम अपना टिलरिंग का प्रोसेस जो है इस तरीके से ये मुकम्मल करेगी। अब इसमें ये मैंने आपको रूटीन की इसकी जो नेचर है, इसकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो मैंने आपके साथ इसका डिस्कस किया है इस क्रॉप का। अब इसमें डिसऑर्डर आते हैं, ग्रोथ डिसऑर्डर जो हमें फेस करने पड़ते हैं गंदम के अंदर, और अक्सर जो मसाइल आते हैं इस स्टेज के ऊपर जो मसाइल आते हैं, अब वो क्या क्या आते हैं। तो नॉर्मली अगर हम अपने खेत के अंदर जाके देखें तो हमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि ये जो हमारे यहाँ से निकलने वाले टिलर हैं, जो मैंने बताया कि क्राउन से यहाँ से जाके जो है ये टिलर निकलते हैं, तो ये टिलर 500 डिग्री डेज मुकम्मल होने के बाद जो हैं ये अपनी रूट्स बना लेते हैं और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से इनके अंदर से जो निकलते हैं वो भी एक मखसूस टाइम के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये टिलर यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन इंडिपेंडेंट टिलर्स ने अपनी जो है वो मेन स्टेम के ऊपर ही अभी ये जो है ये वाले टिलर जो है ये डिपेंडेंट है, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूट सिस्टम अभी तक नहीं बनाया। और उससे पहले 2 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन अगर जो है उसका क्रॉप को सामना करना पड़ जाए, पहली कंडीशन ये है कि उससे पहले किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे हो जाए इनके रूट्स बनाने से पहले, या टेम्परेचर उन दिनों में 10 डिग्री से कम हो जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है उसका अगर सामना करना पड़े तो वो जितने भी टिलर होंगे वो ऊपर जाके जो है वो अपना तना तो पूरा बनाएंगे लेकिन वो जाके ऊपर सिट्टे नहीं बनाएंगे, यानी नॉन फर्टाइल वो टिलर यानी कि पहले हर्बिसाइड की वजह से भी हर्बिसाइड और अगर हर्बिसाइड का स्प्रे उनके रूट्स निकालने से पहले उसके ऊपर हो जाए। ये कुछ हर्बिसाइड्स ऐसी हैं कि अगर रूट निकालने से पहले टिलरिंग के दौरान इसका स्प्रे कर दिया जाए इसके ऊपर जो है, और उनकी रूट्स टिलर की इंडिपेंडेंट रूट्स अपनी नहीं बनी हुई तो वो ऊपर जाके जो है वो हेड अपना नहीं बनाएंगे जो है, ठीक है। तो ये इस वजह से मैं आपका सवाल यहीं से रोक कर, तो ये विडिसाइड कब करनी चाहिए? जी मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ी सी मैं एक बात और गुजारिश कर रहा हूँ इसके अंदर जो है कि एक तो ये चीज़, और दूसरा जो मैंने गुजारिश की है कि टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर का कि इस दौरान जो है ये अगर टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो जाए तो फिर भी जो है ये कंडीशन, सेम कंडीशन का जो सामना करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे एक तो ये जो यहाँ से टिलर बन रहे हैं हमारे जो है इनको इस किस्म के प्रॉब्लम का सामना जो है वो करना पड़ता है। दूसरे जो हमारे लीफ एक्सिस जो हैं, यहाँ पे मैंने गुजारिश की है पहले कि यहाँ पे बड होते हैं, इनके लीफ एक्सिस के अंदर जो हैं, इन बड्स ने आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ग्रो करना होता है और ग्रो करके इंडिपेंडेंट टिलर इन्होंने यहाँ पे बनाना होता है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं ये थोड़ा सा इसको साथ लगा के ज़रा बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए ये बात डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि ये देखें, ये इस एक्सिस में से ऐसे समझें कि आप एक बड है, बड ने ग्रो किया और बिल्कुल ऐसे ही एक टिलर इसने यहाँ पे जो है वो बना दिया है। तो अगर ये बड डेवलपमेंट का टाइम चल रहा है उस टाइम भी अगर हर्बिसाइड्स का जो है वो स्प्रे हो जाए तो ये हमारे अक्सर बड जो हैं ये एक किस्म के नॉन फर्टाइल हो जाते हैं, ग्रो नहीं करते और इनमें से जो है वो टिलर जो है वो मिस हो जाते हैं हमारे। और फील्ड में अक्सर ही अगर आप जाके देखें
तो रूटीन में हर लीफ एक्सिस में से इसने एक जो है वो टिलर निकालना होता है। इस लीफ ने अपना निकालना है, इस लीफ ने अपना निकालना है, इस लीफ ने अपना निकालना है जो है, ठीक है। तो नॉर्मली 3 होने चाहिए इसके जो हैं। तो अक्सर आप देखेंगे या नंबर 1 वाला टिलर जो है वो मिस होगा, या नंबर 2 वाला टिलर जो है वो मिस होगा, या नंबर 3 वाला टिलर जो है वो हमारे पास मिस होगा जो है। तो ये इसके मेन मिस होने की यही वजह है कि ये वाले जो हमारे यहाँ पे बड हैं, ये दोनों कंडीशंस जो मैंने आपको गुजारिश की हैं, या उस टाइम जो है जी टेम्परेचर, और दूसरी चीज़ हर्बिसाइड की एप्लीकेशन जो है वो हर्बिसाइड से मुराद वीडीसाइड जड़ी बूटी का बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उससे जो है ये जो बड हैं ये हमारे आगे टिलर नहीं निकालेंगे एक मखसूस टाइम के अंदर। और ख़ास तौर पे अक्सर कुछ हमारे हर्बिसाइड करने के दौरान जो है वो आपने देखा होगा कि वीट क्रॉप हमारी पीली भी हो जाती है जो है, और उसकी ग्रोथ भी अक्सर आपने देखी होगी ये रुक जाती है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड जो है। तो मीन वाइल ये जो हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से अगर निकल रहे हैं पूरे नहीं हुए तो वो रुक जाएंगे, यहाँ से निकल रहे हैं तो वो रुक जाएंगे, लीफ एक्सिस में से टिलर हमारे निकल रहे हैं तो वो रुक जाएंगे। तो ये तीनों फेजेस जो मैंने आपसे गुजारिश की हैं, पहली वाली ये अगेन मैं थोड़ा सा आप करीब करके दिखा दें व्यूअर्स को, यहाँ से निकलने वाला टिलर, ठीक है, कोलियोप्टाइल से, और ये जो हमारा क्राउन एरिया है यहाँ से निकलने वाला हमारा टिलर, और थर्ड लीफ एक्सिस नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन, इन तीनों में से निकलने वाले जो टिलर हैं ये अगर इस फेज़ के अंदर अगर टेम्परेचर 10 से कम हो जाए, या इस टाइम जो है कुछ हर्बिसाइड्स ऐसी हैं जिनके स्प्रे से जो है वो मुतासर होगा, यानी कि टिलर निकलने का अमल जो है वो रुक जाएगा जो है। तो अब होता क्या है, दोनों कंडीशंस के अंदर जो है इसके अंदर एथिलीन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है पौधे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। एथिलीन जी एथिलीन ये कोई बीमारी है, कोई केमिकल है? ये केमिकल है, ये बायोकेमिकल्स है, पौधे का एक अपना अंदर एक केमिकल का निज़ाम होता है। तो ये इन कंडीशन के अंदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और ड्यू टू एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल्स अप्लाइड ऑन द प्लांट। तो इसको उर्दू में दोनों जी किसी भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से या पौधे के ऊपर कुछ ऐसा केमिकल स्प्रे कर दिया जाए जो है जो पौधे के लिए उस ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रोथ पीरियड के लिहाज से गैर मुवाफिक है। तो ये जो इसकी एक्सिलरी इसकी ग्रोथ होनी है और स्पेसिफिकली इसने इसकी प्रोडक्शन के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन करना है, इसने उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अब देखिए मज़र साहब, ये मैंने आपको जिस तरीके से 3 पॉइंट इसके गुजारिश किए हैं जहाँ जहाँ से टिलर निकलने हैं। नंबर 1 पॉइंट ये वाला जो है, और नंबर 2 पॉइंट ये हमारा सबसे ज़्यादा फर्टाइल पॉइंट है जहाँ से हमें मैक्सिमम कैपेसिटी के हमें टिलर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से टिलर निकलेंगे तो उसकी गुंडी ज़्यादा बनेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे है, वो हमारा सिटा सबसे लंबा होगा, उसके अंदर गुंडियों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी उसके अंदर जो है, ये हमारे वो वाले पोर्शन है। और नंबर 2 लीफ जो एक्सिस हैं इनके अंदर से हमारे जो निकलने हैं, तो आप ये देखें तकरीबन एक से हमारे जितने भी मिस होंगे उतने सिट्टे हमारे मिस हो जाएंगे जो है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट फेज़। कोई भी उसको सामना करना पड़ जाए, टेम्परेचर फेज़ हो या केमिकल की फ़ेज़ हो, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो ये एथिलीन इसके अंदर जो है ये प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, जो इन टिलर्स के यहाँ से रुकने का सबब बनेगी। अगर टिलर रुक जाएंगे आपके तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ हेड या नंबर ऑफ़ आपके जितने भी टिलर हैं, हर टिलर ने या हर हेड ने ऊपर जाके आपको एक जो है वो सिट्टा देना होता है। तो जितने ये आपके रुक जाएंगे उतने आपके ये कम हो जाएंगे, उतनी प्रोडक्शन आपकी डाउन हो जाएगी। तो इस स्टेज में ये जो एथिलीन इसके अंदर बनती है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये केमिकल अच्छा जो आपने टोटल आपने ये सारे मसाइल बता दिए हैं जी, और इनका कोई हल भी है? जी मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि ये इसके ऊपर 2 एप्लीकेशन जो है ना ये आपको करनी पड़ेगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हौसले एक केमिकल है, ठीक है। तो इसकी आपने जैसे ही इसके अंदर ये 2 फेजेस आप देखें, अपने प्लांट रीडिंग करें जाके जो है पौधे अपने खेत के अंदर जाके, जैसे ही इनमें से किसी फेज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है या आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये फेजेस जो है यहाँ से टिलर नहीं निकल रहा है, केमिकल आपने ट्रीट नहीं भी किया अपने खेत को ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू सॉइल कंडीशन, ठीक है, किसी भी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ की तरफ आपके प्लांट्स जा रहे हैं,
तो ये आप उसके ऊपर जो है 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो इसकी करेंगे। इससे जितने भी आपके जो टिलर रुक गए हैं, जो निकलने वाले थे आपके, वो एथिलीन जितनी भी उसके अंदर बनी हुई है वो सारी की सारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और ये आपकी जो स्टंटेड ग्रोथ ऑफ टिलर थी, जो आपके टिलर रुके हुए थे किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो है ख्वाह क्राउन से निकलने वाले थे या लीफ एक्सिस में से निकलने वाले थे, वो दोबारा आपके जो हैं वो बनना शुरू हो ये जाएंगे। हौसले की वजह से। जी हौसले उसको जो अब है ये प्रोडक्ट जो दोबारा दिखाना जी थोड़ा सा जी। ये जो मिसाइल आपने बताए थे और उनका हल सिर्फ हौसले में जी है, अगर जी हौसले का स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ये इसका जो वो मुकाबला हो सकता है जी इससे। 2 एप्लीकेशन इसके ऊपर करनी पड़ेंगी, जी खास जी। तौर पे लो टेम्परेचर डेज, फ्रॉस्ट डेज और अच्छा, ड्यूरिंग हर्बिसाइड ट्रीटमेंट यानी डेज कि जो है। बिजाई के कितने दिन के बाद ये इसकी पहली एप्लीकेशन। हाँ, ये मदर साहब इसमें ये जो बिजाई वाला आपने क्वेश्चन किया है, इसमें मैं स्पेसिफिकली गुजारिश करूँगा जिन लोगों की थोड़ी सी लेट सोइंग है या ज़मीन की तैयारी अच्छी नहीं होती, ज़मीन टेक्सचर अच्छा नहीं है, उसमें जो है वो आइडियल नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्लांट रीडिंग करें अपने खेत के अंदर जाके जो है। और यही जिस तरीके से मैंने ये पौधे ज़मीन से निकाल के ये मैं आपको इनके मुख्तलिफ पार्ट्स और ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप इससे लर्निंग लेके मेरी इस बात से जी जी आप ये खुद जाके अपने खेत के अंदर देखें इनको, जी जी। और देखें कौन कौन से पार्ट जो हैं वो मिसिंग हैं और कौन कौन से पार्ट आपके इमर्जिंग है, कौन कौन से पार्ट आपके बन रहे हैं। तो अगर आपके कोई भी पार्ट जो है, मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया है, जो है ये जो आपका मेन क्राउन है, इसमें से निकलने के लिए जब ये बन जाए तो इसमें से जड़ें उनको निकलने के लिए 500 डिग्री डेज चाहिए। ठीक है, तो ये डिग्री डेज का मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बता दिया है। दूसरी चीज़, ये जो लीफ है आपके जो है, ये अगर आपके बने हुए आप देख रहे हैं कि नए नए लीफ ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हर लीफ के लिए आपको 100 डिग्री डेज चाहिए जो है। डिग्री डेज का अगेन मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह मैंने पहले आपको एक रफ सा आइडिया बताया, उसके ज़रिए आप इसे नोट कर लेंगे। और थर्ड चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको जो प्रोडक्शन के अंदर मेन आपकी प्रोडक्शन लॉस होगा जो है, वो नंबर ऑफ हेड जो है उनकी तादाद कम होने की वजह से। तो ये एक यूनिट है, एक बीज जो है ये एक खेत का एक यूनिट है, और इस तरह के एक खेत के अंदर हज़ारों बीज हैं, और अगर एक एक बीज से निकलने वाले इस तरह के जो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, इनका सामना एक पौधे को करना पड़े और उससे निकलने वाले हेड के ऊपर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अफेक्ट करें, असरअंदाज हों, तो आप ख़ुद देखें कि हमारी यील्ड जो है वो कितनी ज़्यादा मुतासर होती है। और अगर कोई भी ग्रोअर जो है वो रूटीन में एक स्पेसिफिक यील्ड ले रहा है और वो इन फैक्टर को ओवरकम करता है और देखता है, तो मज़ीद यील्ड उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी जो है ये। जी जी। तो दूसरी चीज़ ये कि एक थोड़ा सा मैं एक टच हल्का सा दे देता हूँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाए जब ये फेज़ हमारे पास आए। जब ये हेड बनने का प्रोसेस लीफ के अंदर चल रहा होता है, उस टाइम अगर आप ये जो हर्बिसाइड्स जो हैं इनका इस्तेमाल उसके अंदर कर देंगे, तो मेन स्पाइक के अंदर, मेन सिट्टे के अंदर अक्सर आपने देखा होगा घुंडियाँ नहीं हैं, किसी किसी पॉइंट के ऊपर घुंडी नहीं बनी हुई, वो मेन सीधा सा वो स्टेम एक चल रहा है जो है। तो मिसिंग स्पाइकलेट्स जो हैं, ये भी उसका एक मेन वजह उस टाइम जो है वो बन जाती है। वीडी साइड की वजह से। एग्जैक्टली, बिल्कुल फ्रॉस्ट कंडीशन जो हैं उनका सामना करना पड़ जाए, या उस टाइम जो है सेम हर्बिसाइड्स जो हैं उनका किसी का इस्तेमाल हो जाए, तो एथिलीन प्रोडक्शन जो है वो पौधे के अंदर होगी जो है, जिसकी वजह से वो जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है एक स्पाइक के अंदर स्पेसिफिक स्पाइकलेट की जो हो रही है, तो वो वहाँ पे ये हमें मिसिंग स्पाइकलेट का जो है ये प्रॉब्लम आएगा। तो उसको भी सेम आप जो मैंने केमिकल आपको पहले गुजारिश की है हौसले, इसके इस्तेमाल से आप उस स्टेज पे भी उसको ओवरकम कर सकते हैं, जिससे आपके सिट्टे के अंदर मिसिंग स्पाइकलेट नहीं होंगे जो। अच्छा, तो ये मुख्तसर आपको मैंने जो है ये इसके ग्रोथ डिसऑर्डर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको 2-3 लर्निंग मिल गई होंगी। एक तो बेसिक प्लांट पार्ट्स और प्लांट स्टडी करने का आपको तरीका पता चल गया होगा। दूसरे, पौधे की एज जो है उसको आपको मेजर करना, नापना, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। रूट सिस्टम का हल्का सा मैंने टच दिया है, इसका जो है रूट सिस्टम के प्रोडक्शन के ऊपर क्या क्या असरात होते हैं, कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो को उसके अंदर जो अच्छा, जो आपने जितने मसाइल बता दिए हैं ये आम ये टेक्निकल लोगों के लिए तो काफ़ी है, वो तो समझ जाएंगे जी। लेकिन जो अक्सरियत है ना किसानों की, वो है सादा सी अनपढ़ लोग, मेरे जैसे लोगों जी, उनको एक का नहीं पता। आपने जितने मसाइल बताए हैं उनका आखिरी हल आप दोबारा वो केमिकल दिखा दें कि ये
ये मसाइल आते हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर भी आप ये गलतियां हो रही हैं, तो आपको ये केमिकल करने से आपकी ये टिलरिंग पूरी हो जाएगी, जी झाड़ ज़्यादा बनेगा। तो जी दोबारा केमिकल उसको दिखाना, ये केमिकल है जी जो आप दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इसकी वजह से ये तमाम जो मसाइल उन्होंने बयान किए हैं तकरीबन 28-29 मिनट में, तो उसका हल जो है सी वो आपको फिर दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये केमिकल है जी। देखें, सम अप थोड़ा सा मैं वंस अगेन कर देता हूँ आम सादा लोगों के समझने के लिए, जो इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहते, कि हर तने ने गंदम का पौधा उगने के बाद तने बनाता है मुख्तलिफ़ किस्म के, जी जी जिनको हम अंग्रेज़ी ज़बान में मुख्तलिफ़ लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी हर तने ने ऊपर जाके एक सिट्टा बनाना होता है जो जी जी ठीक है। जितने तने ज़्यादा होंगे उतने हमारे पास सिट्टे ज़्यादा होंगे। इन तनों की वैसे तो काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन मैं पहली दो किस्में बुनियादी और सानवी जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो सबसे ज़्यादा लंबे सिट्टे हमारे पास जो हैं वो बुनियादी सिट्टे कहलाते हैं, और जो उन सिट्टों के अंदर से या उनकी बेस से जो निकल रहे हैं वो हमारे पास सानवी जो है वो सिट्टे हमारे पास कहलाएंगे। इनकी गुंडियाँ जो हैं वो पहले वालों की निस्बत कम होंगी जो है। अब जितने जितने ये तने होंगे उतने हमारे सिट्टे होंगे। ये हमारे तनों की तादाद ही कम हो जाती है जो है ये, ठीक ये है? तो ये थी बात इस हद तक। जी ये जो हौसले है ये तो होगी 25 दिन या 30 दिन जी तक की है, जी। बीडी साइड से पहले पानी तक, विडी साइड से पहले भी और पे- विडी साइड के बाद भी, ये मैं और दोनों ये स्टेजेस पूरी के ऊपर recommend मुकम्मल करूंगा ये। मुकम्मल गंदम के लिए हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर की या केमिकल कर सकते हैं जिससे हमारे दाने भी ज़्यादा हों और उसके फूल भी ज़्यादा लिखें और गुंडी भी ज़्यादा हो, उस पर कोई थोड़ा सा मुख्तसर आप बता दें। जी मैं इसको एक दो चीज़ें मुख्तसरन सी गुजारिश कर देता हूँ। कोशिश करें जब आपने हर्बिसाइड का स्प्रे करना है, जो कि जड़ी बूटियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गंदम के खेत के अंदर, तो आप ये देखें कि ये जो आपके निकलने वाले शगुफ़े हैं इनकी नीचे से जड़ें बन चुकी हैं या नहीं बन चुकी। अगर इनकी जड़ें बन चुकी हैं तो फिर उसका बहुत ज़्यादा कम जो है वो असरात होंगे इसकी टिलरिंग के ऊपर या नए शगुफ़ों के ऊपर जो है। दूसरा, टेम्परेचर या फ्रॉस्ट कंडीशन जो है जहाँ पे इसके इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा विडीसाइड का, वहाँ पे उस एरिए के अंदर जो फ्रॉस्ट के इम्पैक्ट हैं वो भी ज़्यादा आएंगे। अब फ्रॉस्ट जिस टाइम आया है, ख्वाह उस टाइम जो है वो टिलरिंग फेज़ चल रही हो या उसका हेड फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हो मेन स्टेम के अंदर जो है, तो गुजारिश यही है कि विडीसाइड से पहले और विडीसाइड के बाद जो है वो आप इसका दो एप्लीकेशन जो है नीचे लाजमी करें ताकि मैक्सिमम टिलरिंग जो है वो मिल सके। अच्छा चलो डॉक्टर साहब, जी इसमें जो बायोस्टिमुलेंट लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है सामने, जी ये सादा सी ज़बान में बता दें कि अक्सर लोग जो कंपनियां वाले हैं या हम जाते हैं तो वो कहते हैं ये भी स्टिमुलेंट, इसके ऊपर लिखा है ये भी स्टिमुलेंट, ये कोई ख़ास अपनी केमिकल है? ये मदर साहब ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है बेसिकली, और हमने ये मैन्युफैक्चर किया है, हाँ जी। तो ये हमारी अपनी पर्सनल ही रिसर्च है ये। अच्छा, पर्सनल रिसर्चिंग जी। किसी, ठीक है जी। और कोई आखिरी ऐसे, अच्छा मैं पूछ रहा था आपसे आखिरी, ये पूरी गंदम तक हम क्या इसका प्लान कर सकते हैं, यानी कि इसकी बिजाई से लेकर पकाई तक ये कितने स्प्रे हम करें, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें? ये मदर साहब मैंने एक तो सेपरेट आप पहले जो आपसे मुलाकात हुई थी पहले मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें मुख्तसरन सी गुजारिश कर दी थी। अब ये इनिशियल फेज़ भी है, जी जी तो बाकी रूटीन में कोई वैसे तो इसमें यील्ड कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है। हम एक एक यील्ड कंपोनेंट को अगर डिस्कस करना शुरू कर दें जो है तो वो आम सादा आदमी के समझने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। नहीं लेकिन सादा लफ्ज़ों में मुख्तसरन- हमें हाँ जो जी, आम, मुख्तसरन ये कि दो एप्लीकेशन आप पहले जिस तरीके से मैंने गुजारिश की हैं और दो जो हैं वो बाद में बूटिंग स्टेज और आफ्टर बूटिंग स्टेज आखिरी बूटिंग उस टाइम जो है वो ये हो यानी कि जाएगा। ये चार ये केमिकल अगर 4 स्प्रे हम कर लें गंदम पर, जी दो तो पहले जी दो आखिरी स्टेज पर, जी तो इससे हमारी यील्ड में जी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यील्ड के अंदर जो है ना वो बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि यील्ड 25%, कंपोनेंट को 30%, देखिए 40%। वो डिफरेंट है, क्योंकि देखिए यील्ड कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा हैं जो है। हम जी, जी। जो हमारी रिसर्च है जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है उसके मुताबिक जो है ना ये मैंने आपसे यील्ड कंपोनेंट डिस्कस किए हैं इस फेज़ के ऊपर जो है ये। जी, जी। तो बाकी सॉइल का टेक्सचर, न्यूट्रेंट्स की अवेलेबिलिटी और बाकी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो ओवरऑल यील्ड के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही होती हैं। जी जी जी, ये थे डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब जिन्होंने मुकम्मल तफसीली, और कुछ दोस्त अक्सर कहा करते थे कि आप दरमियान में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आज मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि अपनी बात तो मुकम्मल करें जहाँ तक हो सके। अगर वो इससे पर वो उन्होंने बता दिया है कि इसमें काफ़ी सारे हैं, एक दो पॉइंट सिर्फ उन्होंने शार्ट आप तक जो पहुँचाए हैं, तो आइंदा इंशाल्लाह अगली वीडियो इंशाल्लाह फिर आएगी, उसमें मुकम्मल तौर पर फिर फरमाएंगे। और उसके बाद
और इस पर नंबर दिया जाएगा। जिन्हों लोगों ने कोई मशवरा कोई करना हो तो वो नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर लें। मैं जो हो सका डॉक्टर साहब तक मैं आपका पैगाम पहुंचाऊंगा और उम्मीद है कि इसमें कोई कमी बेशी नहीं रहेगी होगी। और आखिर में लोग कहते हैं कि हमें सही तरीके से वो प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया, तो ये प्रोडक्ट फिर बार बार मैं कहता हूँ कि मुझे बार बार फ़ोन आते हैं कि प्रोडक्ट दिखाना। इसको थोड़ा सा जी इधर से पकड़ करना जी, हाँ जी ये ठीक है, घुमा दें थोड़ा सा जी और घुमाएं। लो जी, ये था प्रोडक्ट। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में डॉक्टर गजनफर अली साहब से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।